शुरुआत हमारी फीमेल लीड जिया से होती है, जो कि अपनी मास्टर्स कंप्लीट करके अब्रॉड से अपनी कंट्री आई होती है। वो हमें अपने बारे में बताती है कि वो एक कंपनी में काम पे लग चुकी है और वो सबसे यंगेस्ट इंजीनियर है। वो बताती है कि वो बस अभी एक रेस्टोरेंट ही आई थी और यहाँ पर एक ओल्ड मैन उसे छेड़ने लग गया था, तो उसने उसकी खूब पिटाई कर दी। और तभी उसे रास्ते में भागते हुए एक वास टूट गया। ये कहती है कि इस वास को नोट करना, क्योंकि बाद में ये टेस्ट में आने वाला है। फ्लैशबैक का सीन चलता है और फिर हम देखते हैं कि जिया वॉशरूम में होती है और तभी यहाँ पर वो बंदा उसे टच करने लग जाता है, तो जिया तुरंत ही उसे मारने लगती है। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कि तुमने मुझे मारी। जिया कहती है कि तुम जैसे परवर्ट जो कि लेडीज वॉशरूम में घुस जाते हैं उन्हें तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हूँ। वो इसे मार के यहाँ से भागने लग जाती है। तो ये बंदा अपने गार्ड्स को उसके पीछे करने के लिए बोलता है। और तभी जिया यहाँ भागते हुए हमारे मेन लीड जिजिंग से टकरा जाती है और उसे देखती रह जाती है कि वो कितना हैंडसम है। तभी वो बंदा जिया को ढूंढते हुए अपने गार्ड्स के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है और यहाँ पर जिजिंग को देखते ही डरता और कहता है कि मिस्टर फू आप यहाँ पर। जिया तो यहाँ से भागने वाली होती है, पर जल्दी से जिजिंग उसका हाथ पकड़ के इसके पास बढ़ने लगता है और कहता है कि हम साथ बैठकर चाय पीते हैं। फिर जिजिंग और जिया तो बैठे हुए होते हैं और जिजिंग कहता है कि तुम खड़े क्यों, तुम भी बैठ जाओ। तो वो देखता है कि उसके लिए तो चेयर भी नहीं है, तो वो मना करता है कि मिस्टर जिजिंग मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जीजिंग उससे पूछता है कि ठीक है अब तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ रेस्टोरेंट में अभी चल क्या रहा था। तो ये बंदा तो जिया के ऊपर इल्जाम लगा देता है कि इस लड़की ने पहले मुझसे फाइट करना शुरू करी। तो फिर जीजिंग जिया से पूछता है कि तुम बताओ कि क्या ये सही बोल रहे हैं। जिया तो खुश हो जाती है कि ये हैंडसम बंदा बिल्कुल मेरे पेरेंट्स की तरह मेरी डिफेंस ले रहा है। वो तुरंत ही फेरो से इस बंदे के बारे में कंप्लेन करने लगती है कि इस ओल्ड मैन ने मुझे छेड़ने की कोशिश की है, इसने लेडीज वॉशरूम में घुसकर मुझे टच करने की कोशिश करी है और ये मुझे अपनी मिस्ट्रेस भी बनाने के लिए पूछ रहा था और मेरे पीछे पड़ गया था। तो मिस्टर हाउ कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा देखो तुमने मुझे मारी हो। और वो अपनी चोट यहाँ पर जिचिंग को दिखाने लगता है। जिया कहती है कि तुम इतने बड़े मैन हो, आखिर मैं तुम्हें कैसे मारूंगी, कुछ भी इल्जाम मत लगाओ। तो जिचिंग फिर यहाँ पर चाय उठाता है और इस बंदे से कहता है कि तुम अपने हाथ आगे करो। और जिया से कहता है कि इसने किस हाथ से तुम्हें टच किया था। तो जिया कहती है कि अपने दोनों हाथ से। तो जिचिंग फिर यहाँ पर उसके दोनों हाथों के ऊपर गरम गरम चाय डाल देता है और जिया तो देखकर ही डर जाती है कि वो चाय अब भी खौलती हुई बनी थी। पर वो खुश भी होती है कि ये परवट ही डिजर्व करता है और जीजिंग क्योंकि एक पावरफुल बंदा है तो इसलिए ये मिस्टर हाउ तो बस सह के ले रहा होता है। पर तभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं इसे अरेस्ट करने को, क्योंकि जीजिंग ने इन्हें यहाँ पर बुलाया होता है और वो फिर उसे लेकर चले जाते हैं। जिया फिर जीजिंग को बहुत सारा थैंक यू करने लग जाती है उसकी हेल्प के लिए और कहती है कि अब मैं चलती हूँ। तभी यहाँ पर जीजिंग उसके नजदीक आता है और उसे बताता है कि जो तुमने वास तोड़ी थी ना, वो असल में मेरा वास है। तो फिर जिया तुरंत ही अपना फोन निकालती है और कहती है कि मिस्टर फू आप प्लीज अपना वास का पैसा मुझे बता दो, मैं अभी पे कर देती हूँ। तो जिचिंग कहता है कि 60 मिलियन। इतना सारा पैसा सुनकर वो शॉक हो जाती है और जिचिंग फिर उसे अपने वास का खरीदा हुआ डॉक्यूमेंट दिखाने लगता है कि सच में उसका प्राइस इतना ही है। असिस्टेंट भी कहता है कि मैं आपका हो तो मैं इसका और भी प्रूफ दे सकता हूँ। तो जिया कहती है कि नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, बस मैं एक बार अपना कैलकुलेशन कर लूँ। और वो पीछे मुड़कर फिर सोच रही होती है कि मुझे लगा था कि इस डोमिनेटिंग सीईओ को मुझसे प्यार हो गया है, ये वाली स्टोरी होगी, पर ये तो बस अपने वास के टूटने की कंपेंसेशन मुझसे लेना चाह रहा था। फिर वो कैलकुलेशन करने लगती है कि अभी मैं ग्रेजुएट होकर आई हूँ और एक कंपनी में इंटर्न की जॉब पर लग गई हूँ 15,000 पर और जल्दी फिर मैं फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाऊंगी, तो फिर मेरी एनुअल सैलरी 2 लाख हो जाएगी। तभी जीजिंग पूछता है कि क्या तुम्हारा कैलकुलेट करके हो गया। तो जिया कहती है क्या, और वो सोचती है कि यानी अब मुझे ये पूरा कर्जा पे करने के लिए मुझे 300 सालों तक बिना खाए पिए जीना पड़ेगा सिर्फ काम करके, तभी मैं इसके पैसे रिटर्न कर पाऊंगी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जीजिंग ने अपने असिस्टेंट को उस रेस्टोरेंट के ओनर के पास भेज दिया होता है उसे बताने के लिए कि उसका वास टूट गया है। तो फिर वो बंदा तो पहले तो बहुत ज्यादा रोना धोने लग जाता है कि उसका वो वास कितना ज्यादा कीमती था, वो बहुत ही पुराने जमाने का था और कितना महंगा भी था। तो यहाँ पर फिर असिस्टेंट चेक देता है और बताता है कि मिस्टर जीचिंग ने आपको पूरे उस वास के डबल पैसे दे दिए, तो अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो रेस्टोरेंट का ओनर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे तो इतने ज्यादा पैसे मिल गए। यहाँ पर असिस्टेंट कह देता है कि आपको दोबारा मिस जिया को कांटेक्ट नहीं करना है, ना उनसे पैसे मांगने, और उसी के बदले में बॉस ने आपको ये गिफ्ट दिया है। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और जिचिंग यहाँ पर जिया से उसका नंबर मांगने लगता है और उसे इंजीनियर जिया कह के बुलाता है। तो वो शॉक होती है कि तुम्हें मेरा प्रोफेशन कैसे पता। तो मन में सोचता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। जिया फिर तुरंत ही उसे अपना नंबर दे देती है और यहाँ पर असिस्टेंट ही नोटिस कर रहा होता है कि बॉस अपना पर्सनल नंबर दे रहे हैं। जिया कहने लगती है कि वैसे मिस्टर जीचिंग मैंने पूरा कैलकुलेशन कर लिया और इस हिसाब से तो मैं 300 साल तक भी काम करती रहूंगी, तभी तुम्हें पे कर पाऊंगी। क्या हम कोई और रास्ता ढूंढ सकते हैं ताकि मैं ये कर्जा पे कर सकूं।
तभी यहाँ पर जल्दी से असिस्टेंट कहने लगता है कि मिस्टर फू, आपको एक वाइफ की जरूरत है आपके डैड से डील करने के लिए। तो जिया जल्दी से फिर पूछने लगती है कि क्या मैं आपकी वाइफ बनने के लिए सुटेबल हूँ। वो फिर उसे जल्दी जल्दी अपनी बहुत सारी क्वालिटीज बताने लग जाती है कि मुझे मार्शल आर्ट भी आता है, मैं बहुत बड़ी जीनियस भी हूँ, मुझे कैलीग्राफी आती है, ये आती है, वो आती है, और सब उसे डिटेल में बता देती है। मतलब ए टू जेड वो सारे ही काम चुन लेती है कि उसे लाइट भी ठीक करना आता है, वो उसकी बॉडी गार्ड भी बन सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। ये सब कहकर वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारी फैमिली से डील करने में तुम्हारी मदद कर दूं, तो क्या तुम एंटीक का प्राइस थोड़ा कम कर सकते हो ताकि मैं उसे पे कर पाऊँ। तो फिर जीजन मान जाता है और दोनों फिर सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटो खिंचवा रहे होते हैं। यहाँ पर दोनों इतना दूर खड़े होते हैं तो फोटोग्राफर कहता है कि थोड़ा तो पास आइए, आपकी शादी होने जा रही है। तो यहाँ पर फिर दोनों थोड़ा थोड़ा करके पास आते हैं और जीजिंग यहाँ पर जिया का हाथ पकड़ता है और इन लोग की फोटो खिंच जाती है। फिर दोनों बाहर आते हैं और जिया तो मैरिज सर्टिफिकेट देखते हुए खुश हो रही होती है कि कम से कम उसे कर्जे से तो छुटकारा मिल गया है। तभी जीजिंग कहता है कि ये मैरिज सर्टिफिकेट मैं रख लेता हूँ, मुझे दे दो। तो फिर वो तुरंत ही उसे दे देती है और कहती है कि मिस्टर फू, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आपकी फैमिली से डील करने के बाद मैं बिल्कुल भी आपको कोई परेशान नहीं करूंगी। तो यहाँ पर वो बस उसे देखते रह जाता है और जिया मन में सोचती है कि क्या मैं जो मुंह से बोल रही हूँ वो काफी नहीं है, तो हम लोगों को क्या मैरिज एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। मैंने शॉर्ट ड्रामास में देखी हूँ कि आजकल ऐसी होता है। जिंग कहता है कि चलो मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ देता हूँ ताकि तुम सारी पैकिंग कर लो और फिर मेरे साथ चलो। तो फिर यहाँ पर जिया तुरंत ही अपने फ्रेंड को मैसेज करके बता देती है कि मैंने शादी कर ली हूँ, और फिर वो अपने घर पे आकर अपने सारे कपड़े निकाल कर पैक कर रही होती है। इतने में उसका फ्रेंड उसे मैसेज करता है कि क्या तुमने सच में मिस्टर जिचिंग से शादी कर रही हो, रुको मैं अभी वहां पर आ रहा हूँ तुमसे बात करने। जी अपना सब पैक करने के बाद अपनी पेपर स्प्रे को भी निकाल लेती है कि अगर उस मिस्टर जिचिंग ने मेरे साथ कुछ भी करने का सोचा भी ना, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो इस बारे में अपने सीक्रेट फ्रेंड को भी बता देती है उससे कॉल पर बात करते हुए कि वो कितनी स्मार्ट है ना जो ऐसे भी लेकर जा रही है। जिया अपने उस फ्रेंड को अपनी सारी स्टोरी बताने लगती है कि कैसे उसे एक परवट मिल गया था और उससे बचकर भागते हुए उसने गलती से एक कीमती वास को तोड़ दी जो कि 60 मिलियन का था। और जिस बंदे का फिर उसने वास तोड़ी उसके कर्जे भरने के लिए उसने उसे शादी का ऑफर दी कि वो उसकी फैमिली को डील करने में उसकी मदद कर देगी। वो कहती है कि तुम्हें पता है उससे शादी के लिए मनाने को मैंने उसको अपनी सारी स्किल्स खोल के दिखा दी कि मुझे क्या क्या आता है। तो फिर उसका फ्रेंड कह रहा होता है कि तुम हो ही इतनी ज्यादा एक्सीलेंट। तो जी कह रही होती है कि तुम तो सबसे बेस्ट हो, बचपन से लेकर तुम ही तो मुझे सबसे अच्छे से जानते हो। फिर जिया का दूसरा फ्रेंड शाओ यहाँ पर उससे मिलने पहुंच जाता है और कहने लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि तुमने कर्जा भरने के लिए किसी से शादी कर ली, क्या ये सच है। तो जिया कहती है कि हाँ। तो फिर वो पूछता है कि क्या अंकल आंटी को इस बारे में पता है। तो वो कहती है कि अभी तो बिल्कुल नहीं, तुम्हें भी उन्हें बताना नहीं है, अब इस बात को सीक्रेट रखना क्योंकि उस बंदे के ऊपर मेरा कर्ज है जो मुझे पे करने। और फिर वो इशारे में बता रही होती है। तो कहता है कि बस 6,000 ये तो मैं तुम्हारे लिए पे कर दूं। तो जिया कहती है कि 60 मिलियन। तो ये सुनकर फिर वो भी शौक हो जाता है और कहता है कि इतने तो मैं कभी नहीं भी कर पाऊंगा। जिया कहती है कि फिक्र मत करो, आखिर अब मैंने मौका देखकर उसकी वाइफ बन गई हूँ अपना ये कर्जा भरने के लिए। एक बार बस मैं अपना कर्जा भर दूं फिर मैं उसे डिवोर्स ले लूंगी। तो फिर शाओ कह रहा होता है कि लेकिन मिस्टर जीचिंग जैसा रिच बंदा तो एक नोबल फैमिली की अमीर लड़की से ही शादी करेगा ना। तो जिया कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या मैं बुरी हूँ। वो अपनी सारी तारीफें बताने लगती है कि उसने अब्रॉड से अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है, वो इतनी यंग एज में इतनी अच्छी टेक्निकल इंजीनियर बन चुकी है और उसके डैड की भी इतनी अच्छी जॉब है, उसकी मॉम भी एक डॉक्टर है, वो फैमिली के हिसाब से भी बहुत ही स्कॉलर फैमिली वाली है। इतनी सारी वो तारीफें बताने लगती है कि बताओ अब क्या मुझ में कोई कमी है। तो कहता है कि नहीं, तुम तो सबसे नंबर वन हो। लेकिन फिर भी शाह उसके लिए डर रहा होता है कि आखिर जेजिंग से उसकी शादी हुई है और वो बहुत ही स्कैरी है। तो जिया कहती है कि इसमें स्कैरी क्या है। तो फिर शाह बताता है कि मैंने उस मिस्टर जेजिंग के बारे में सुना कि बचपन में उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और उसके डैड हमेशा से हाउस अरेस्ट रहते हैं, और असल में उसकी जो जिन ग्रुप कंपनी है वो तो उसके छोटे भाई को मिलने वाला था, पर पता नहीं कैसे मिस्टीरियसली उसका भाई अचानक से मर गया और फिर उसे सब कुछ मिल गया। इसलिए जिया मुझे तो तुम्हारे लिए डर लग रहा है, तुम्हें उससे केयरफुल रहना होगा, वो बहुत ही मिस्टीरियस बंदा है। फिर जिया यहाँ से अपना बैग लेकर जिचिंग से मिलने पहुंचती है जो कि बाहर उसका इंतजार करते हुए स्मोक कर रहा होता है, और उसे देखकर वो जल्दी से अपना कॉल कट करता है और उसके पास आने लगता है। और जिया अपने फ्रेंड की कही हुई सारी बात याद कर रही होती है कि तुम उससे बच के रहना क्योंकि वो एक लिविंग डेविल है। जिया तो उसे देखते ही स्माइल करती रह जाती है और तभी वो उसका लगेज उठाने आ जाता है। तो वो कहती है कि मिस्टर जीचेंग ये मैं खुद उठा लूंगी।
तो कहता है कि अब हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो तुम्हें ये अडॉप्ट करना होगा। और फिर वो उसका लगेज उठा के लेके जाता है और फिर वो तो खुश होने लग जाती है कि जीजन तो कितना ज्यादा जेंटल है। फिर कार से जाते हुए जिया अपने दोनों फ्रेंड के ग्रुप में मैसेज कर रही होती है कि मेरे फैमिली मेंबर्स, मैं तुम लोगों को अपने क्रेडिटर का फोटो दिखाती हूँ कि वो कितना ज्यादा हैंडसम है। और यहाँ पर जीजन देख रहा होता है कि जिया जो भी उसे मैसेज कर रही है वो उसके मोबाइल में आ रही है। जिया चुपके से उसका फोटो खींचती है और उसे पता नहीं लगने देती है, और उसे तो सब पता होता है। और फिर जिया जीजिंग का फोटो ग्रुप में सेंड कर देती है। तभी अचानक से जीजिंग कार रोक देता है और ये सोचती है कि क्या ये गुस्सा हो गया है। जीजिंग देखता है कि उसने उसका ही फोटो सेंड करी हुई है, तो फिर वो तो खुश हो रहा होता है और जिया यहाँ पर उसे अपनी नजरें चुरा रही होती है और डरते हुए अपने फ्रेंड ग्रुप में मैसेज करती है कि तुम लोगों को अपने क्रेडिटर का फोटो दिखाते हुए मैं तो पकड़े गई हूँ। उसे पक्का पता चल गया है कि मैंने उसका फोटो खींची, और वैसे सच हो तो ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। फिर यहाँ पर जीजिन जिया को मैसेज करता है कि तुम्हारा ये क्रेडिटर तो बड़ा रिलायबल दिखता है, देख कर ही लग रहा है कि इस पे ट्रस्ट कर सकती हो। और फिर जीजिंग अपना बचपन याद करने लगता है। जब वो छोटा था तो जिया ने उससे बचाई थी। यहाँ पर उसे कोई दो बंदे पीट रहे होते, तो जिया उन लोगों को चिल्लाती है कि अगर तुम लोगों ने इस लड़के को और मारा तो मैं अपने अंकल को बुला लूंगी। तो वो दोनों डर के भाग जाते हैं और फिर जिया जीजन को उठाने में मदद करती है और उसे कहती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा होगा ना, तो वो ये कैंडी खाएगा तो उसका दर्द कम हो जाएगा। और फिर वो उसे बाय बोलकर अपने घर चली जाती है। तो जीजन तो बस जिया को देखते रह जाता है और इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है। और फिर जिया जीजन के साथ उसके घर पे आ जाती है। यहाँ पर उसके घर में जो ट्रीज वगैरह लगे होते हैं वो देखकर वो काफी शौक होती है कि ये सब उसकी पसंद की ट्रीज है और इसकी भी पसंद सेम कैसे। अभी जीजन उसे अपने घर के सारे रूम की चाबी उसे पकड़ाने लगता है, जिसमें उसके बेडरूम और स्टडी रूम की भी चाबी होती है। ये सारी चाबी देकर वो उसे कहता है कि वो जब चाहे उसके कोई भी रूम में जा सकती है। तो फिर वो मना कर रही होती है कि नहीं नहीं, ये सही नहीं है। यहाँ पर जीजन कहता है कि अब हमारी शादी हो गई है और हम हस्बैंड वाइफ है, तो तुम्हारे पास पूरा हक है। और हाँ, अब तुम मुझे मिस्टर जीजन नहीं बल्कि सिर्फ मेरे नाम से बुलाओ। तो वो मन में सोचती है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, तुम मेरे क्रेडिटर हो। फिर जिया जब यहाँ अपने रूम में आती है तो वो इतना अच्छा पिंक रूम देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। साथ में उसके लिए यहाँ पर काम के लिए कंप्यूटर भी रखा होता है, तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और जल्दी से कंप्यूटर की फोटो लेकर अपने फ्रेंड ग्रुप में मैसेज कर देती है। जीजन जब उसे डिनर के लिए बुलाता है तो वो ये भी देखकर शॉक होती है कि उसे कुकिंग करना भी आता है। यहाँ पर जीजन उसे बताता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या खाना पसंद है, इसलिए मैंने अलग अलग टाइप की डिशेस बना ली हो। फिर जिया तो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, कहीं ये मेरे लिए कोई ट्रैप तो नहीं है। वो तुरंत ही फिर एक्टिंग करने लगती है, अरे वाह कितना अच्छा खाना है, और बैठकर सोचती होती है कि ये खुद खा क्यों नहीं रहा है, क्या इसने कहीं खाने में कुछ मिला तो नहीं दिया है। जीजन सोचता है कि ये क्यों नहीं खा रही है, क्या इसे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तभी जिया कहती है कि मिस्टर जीजन पहले आप खाओ, तो फिर वो खा के दिखाता है और जिया देखती है कि अच्छा तो सब कुछ ठीक है, और फिर वो भी जल्दी जल्दी से फिर मजे में खाना खाने लगती है। और वो तो उसे ऐसे खाता हुआ देखकर खुश ही होता है। तभी जिया उसे देख लेती है और कहती है कि सॉरी, शायद मैं ज्यादा जल्दी खा रही हूँ। तब यहाँ पर वो उसकी कटोरी में और राइस निकाल कर देता है और कहता है कि क्या तुम्हें खाना पसंद आया। तो जिया कहती है कि हाँ, और तुम्हारा बहुत थैंक यू। तो फिर जिजन कह रहा होता है कि हम अब हस्बैंड वाइफ हैं, तो तुम्हें थैंक यू सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, हम दोनों बराबर हैं, इसलिए तुम्हें मेरी वजह से अपनी ये छोटी छोटी आदतों को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये सोचती है कि क्या इसे एक वैलिडिटी का गलत कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है, आखिर हमारे बीच में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिटर और डेप्टर वाला रिलेशन है, तो इसमें हम इक्वल कैसे हुए। फिर वो कहती है कि ठीक है, अब मेरा खाकर हो गया, मैं जाकर बर्तन धो लेती हूँ। तो जीजन उसे रोकता है कि तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो। तो फिर वो कहती है कि आखिर ऐसा रूल होता है ना कि जो कुकिंग करता है तो दूसरा बंदा बर्तन धोता है। तो ये कहता है कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसे रूल नहीं है। वो तो काफी शौक होती है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है कि नहीं। तभी जीजन फिर स्लो स्लो खा रहा होता है और जिया तो बोर हो रही होती है कि इतना ये स्लो क्यों खा रहा है, थोड़ा जल्दी क्यों नहीं खा लेता। आखिर मैं बर्तन धोने के बहाने यहाँ से भागने वाली थी, पर अब तो कोई बहाने ही नहीं मिल रहा है। फिर वो अपने फ्रेंड ग्रुप में मैसेज करके उन लोगों को बताने लगती है कि मिस्टर जीचंग इतना ज्यादा स्लो खाता है, इसका रीजन क्या हो सकता है, ये ओल्ड हो गया इसलिए या फिर इसका डाइजेशन खराब हो चुका है। फिर इतने में जीचंग के फोन पर मैसेज की रिंग की आवाज आती है, तो जिया शॉक हो जाती है कि उसके मैसेज पर इसका फोन क्यों बज रहा है। यहाँ पर फिर जीचंग उसका मैसेज देखने के बाद कुछ उसे कहता ही नहीं है, तो वो सोचती है कि लगता है मैं ज्यादा सोच रही हूँ। वो फिर बहाना करती है कि असल में मेरा कुछ काम रह गया है, तो मैं अपना कंप्लीट करने जा रही हूँ, ऐसा बोलकर अपने रूम की तरफ भाग जाती है। तो वो बस उसे देखते रह जाता है। फिर अपने रूम में आने के बाद जिया इस बारे में सोच रही होती है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, फिर मैं उसके घर पे शिफ्ट भी हो गई, लेकिन अभी तक इस मिस्टर जीचन ने मेरे से उस 60 मिलियन के बारे में बात नहीं किया। वो सोचती है कि नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, इस दुनिया में इतनी इजीली फ्री लंच मिलता नहीं है।
तो पक्का ये सब एक ट्रैप है। वो डिसाइड करती है कि नहीं, मैं ऐसे बैठे नहीं रह सकती हूँ, मुझे खुद जाकर इनिशिएटिव लेकर उससे इस बारे में पूछना होगा। वो यहाँ पर अपनी सेफ्टी के लिए पेपर स्प्रे चुपके से लेकर जाती है और जीचेंग को आवाज देते हुए उसके रूम में आ जाती है और कहती है कि मिस्टर जीचेंग आप कहाँ पर है। तभी वो अपना शावर लेकर ही आया होता है और यहाँ पर जिया तो उसके ऐप सीखने लग जाती है। तभी वो पूछता है कि तुम्हें कुछ काम है। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे आपसे बात करनी थी। तो फिर वो तुरंत ही अपना ड्रेस पहनकर आ जाता है और उससे बैठकर बात करता है। जिया कहती है कि असल में मुझे उस 60 मिलियन के बारे में पूछना था कि आखिर हम उसका क्या करने वाले हैं, उसका कैसे कैलकुलेशन होगा, अपना कर्जा पे करने के लिए मुझे कितने टाइम तक के लिए आपके साथ इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को पूरा करना होगा और मेरे क्या क्या काम रहेंगे, मुझे आपके पेरेंट्स को डील करने के लिए कितना क्या पैसा मिलेगा और हाँ, ये सब के अलावा मैं कुछ और काम नहीं करने वाली हूँ, उसके अलग प्राइस लगते हैं। और मम्मी सोच रही होती है कि अगर इसने मुझसे ऐसी वैसी कुछ डिमांड रखा ना, तो इसे तो मैं ब्लाइंड कर दूंगी। तभी जीजिन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए 24 आवर्स हर वक्त कभी भी अवेलेबल रहो। तो वो सोचती है कि दिन में कोई भी टाइम फ्री नहीं छोड़ा है, एविल बॉस कहीं का। ये पूछती है कि मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। तो फिर वो कहता है कि वो तुम बताओ कि कैसे कैलकुलेट करें। तो जिया उससे बताती है कि वो जो कंपनी में जॉब कर रही है उसके उसे साल के 2 मिलियन मिल रहे हैं। तो आखिर की फैमिली से डील करने का काम मुश्किल होगा, तो उसे पूरे साल का 20 मिलियन चाहिए। तो जीजन तुरंत ही एग्री कर लेता है और जिया तो मनी मन सोच रही होती है कि 20 मिलियन उसे 3 साल ऐसे करके मिल गया ना, तो फिर वो तो पूरी लाइफ मजे करेगी। जीजन कहता है कि ठीक है, मैं अपने असिस्टेंट को बोल दूंगा, वो एग्रीमेंट रेडी कर देगा। जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि हाँ ये सही है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो फिर ट्रस्ट भी ज्यादा रहता है। ठीक है, अब आप रेस्ट करो, मैं चलती हूँ। तभी इतने में वो जा ही रही होती है कि उसका पेपर स्प्रे नीचे गिर जाता है। जिजन भी फिर उसे देखने लगता है तो जिया तुरंत ही उसे उठा लेती है और कहती है कि अरे ये तो हेयर स्प्रे है। तो ठीक है, अब मुझे कल जल्दी ऑफिस के लिए भी जाना है, तो मैं भी अपना सोने जा रही हूँ, आप भी जाओ रेस्ट करें। और वो तो एम्बेरस होकर इतना तेजी में भागती है कि ये देखकर शैन भी यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है। फिर जिया रूम में आने के बाद पेपर स्प्रे को अपने पर्स में डाल देती है और अपने फ्रेंड ग्रुप में मैसेज करती है कि मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे ये बताओ कि कल मैं अपने क्रेडिटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली हूँ, तो क्या मुझे कोई चीज का ध्यान रखना चाहिए और या फिर मुझे कैसी कंडीशंस रखनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर जी चंग उसके सारे मैसेजेस देख रहा होता है। अच्छी उसे मैसेज कर रही होती है कि क्या मुझे डायरेक्ट उसके सामने ये कंडीशन रखनी चाहिए कि मैं कोई अपने आप को नहीं बेच रही हूँ। जीचंग इसके मैसेज पढ़ के सोच रहा होता है कि आखिर वो कॉन्ट्रैक्ट खुद करना चाहती है और इससे फिर वो इजी फील करेगी, तो उसके ही तरीके उसे यूज करने चाहिए। फिर जिया तो यहाँ बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही होती है कि जीचंग उसके लिए इतना ज्यादा जो जेंटल बिहेव कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो सोचती है कि क्या पता ये बस वो बाहर से शुगर कोटिंग कर रहा हो और बाद में वो पूरा कंप्लीटली मेरा एडवांटेज लेने का सोच रहा हो। वो अपनी बुक में छिपाया हुआ चाकू निकाल कर प्लानिंग कर रही होती है कि अगर उसने मुझे कुछ भी करने की कोशिश किया ना, तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब यहाँ पर जिया उठती है तो देखती है कि उसे उठने में काफी लेट हो गया है। वो जल्दी से तैयार होकर अपना ऑफिस के लिए निकल ही रही होती है कि वे तभी सामने ही उसे जिचिन मिल जाता है। वो उसे यहाँ पर रोक कर उसका ब्रेकफास्ट दे रहा होता है और ये देखकर वो काफी शॉक होती है कि सच में वो क्या इतना जेंटल है। वो सोचती है कि कहीं इसके कुछ फीस तो नहीं देने पड़ेंगे। उसे थैंक यू बोलकर फिर कहती है कि मैं अपना काम के लिए जा रही हूँ। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। पर जीजन फिर भी नहीं मानता और कहता है कि तुम्हारी कंपनी मेरे रास्ते में ही पड़ेगी, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, टैक्सी की जरूरत ही नहीं। फिर कार से जाते हुए जिया तो इसके साथ बैठकर बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही होती है और बस इसी बारे में सोच रही होती है कि अगर उसकी कंपनी के एम्प्लॉयज ने इसे देख लिए तो फिर वो लोग तो इस बात का बहुत ही बड़ा इश्यू बना देंगे। तभी इतने में जिजन कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी के थोड़ा दूर पर उतार दूंगा, तुम वॉक करके चली जाओगी ना। तो कहती है कि हाँ ये बहुत अच्छा रहेगा और मन में सोचती है कि क्या इसने कोई ऐसा सिस्टम फैला के रखा है कि ये मेरे मन की थॉट्स भी जान जा रहा है। फिर इतने में जिया को यहाँ पर किसी ओल्ड मैन का कॉल आता है और वो उसे कहने लगता है कि क्या तुम जिया बात कर रही हो जो कि एक इंजीनियर है। तो वो कहती है कि हाँ, आपको मुझसे कुछ काम है। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी के पास वाली टी हाउस में हूँ, यहाँ पर मुझसे मिलने आओ, मुझे तुम्हारे हस्बैंड के बारे में तुम्हें कुछ जरूरी बताना है जो कि तुम जानना चाहोगी। जिचिन तो उसकी कॉल की बातें सुन चुका होता है और जिया भी ये देख के डरी होती है और फिर वो जोर से चिल्लाते हुए ऐसे प्रिटेंड करने लगती है कि जैसे वो कंपनी के अंदर है और अपने किसी कलीग से बात करिए। और स्लो से फिर वो जिचिंग से पूछती है कि ये बंदा मुझे तुम्हारे बारे में टी हाउस बुला रहा है बात करने को, तो क्या मुझे जाना चाहिए। तो जिचिंग कहता है कि हाँ जाओ। फिर जिया कॉल पर उस बंदे को कह देती है कि ठीक है मैं आती हूँ। और फिर यहाँ पर जब वो कार से निकलने वाली होती है तो जीचंग उसे अम्ब्रेला दे देता है। तो जिया फिर उसे थैंक यू बोलकर यहाँ टी हाउस में
उस बंदे से मिलने आती है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम जीचंग से कैसे मिली। जिया तो इसे देखकर सोच ही रही होती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं लगता, मुझे इससे केयरफुल रहना होगा। वो कहती है कि हम दोनों की किस्मत मिली थी इसलिए मिल गई, और वो तुरंत ही अपना रिकॉर्डिंग चालू कर देती है। और ये बंदा जो कि जीचंग का अंकल है वो उसे कह रहा होता है कि जीचंग और तुम्हारी फील्ड तो बिल्कुल अलग है, तो तुम दोनों कैसे मिल गए, तुम लोग के बीच में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो यहाँ पर फिर जिया से प्रिटेंड करने लगती है कि वो जीचंग को बहुत पसंद करती है। वो कहती है कि वो कितना ज्यादा केयरिंग है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ये अंकल जिया को इस बारे में बताने लगता है कि फिर तो तुमने उसे गलत समझ ली हो। वो ऐसा बंदा है जो कि अपनी इस फैमिली पोजीशन को पाने के लिए उसने अपने फैमिली मेंबर तक को मारा है। तो जिया फिर सोचे पड़ जाती है कि जिन के बारे में जो उसने रूमर सुनी है क्या वो सच होगी। वो सोचती है कि नहीं, चाहे जो हो जाए वो अपने बॉस के बारे में ऐसे पब्लिक में कुछ भी बुरा नहीं बोलने वाली है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज ऐसा बुरा बोलते हैं वो अच्छे एम्प्लॉयज नहीं होते। वो कहती है कि मैं ऐसे डरावने फोटो नहीं देखूंगी, मुझे फिर डरावने सपने आएंगे। तो वो कहता है कि अच्छा, ऐसे डरावने पर्सन के साथ सेम बेड पे रहकर तुम्हें डर नहीं लगा और ऐसे डर लग रहा है। तो जिया को मनी मन गुस्सा आ रही होती है कि ये मेरे बॉस और मेरे बीच का रिलेशन खराब करना चाहता है। अंकल कहने लगता है कि तुम जीचंग को छोड़कर चली जाओ। तो ये मन में सोचती है कि अच्छा चली जाओ, फिर मेरे बदले के 60 मिलियन तुम भरोगे। वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं जीचंग को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर अंकल कहता है कि सच में तुम तो पूरी प्यार में पागल हो। इस अंकल को अपने गार्ड की कॉल आती है कि पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आ गए। तो ये अंकल डर जाता है और जिया से कहता है कि हम कभी और बात करेंगे, और जल्दी से भाग लेता है। और फिर नेक्स्ट सीन में जिया घर आने के बाद जीजन को ये सारी रिकॉर्डिंग सुना देती है कि कैसे वो बंदा उसके खिलाफ जो जो भी बोल रहा था उसने कुछ भी नहीं मानी है, और वो उस पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती, वो एक नंबर का झूठा था। ये सब वो यहाँ पर उसे मस्का पॉलिश कर रही होती है। तो जीजन कहता है कि लेकिन अगर उस बंदे ने जो भी बोला वो सच होगा तो फिर। तो जिया कहती है कि बॉस, लेकिन आप तो मेरे बॉस हो ना, तो मैं तो आपको सपोर्ट करने वाली हूँ। मैं सच कह रही हूँ कि मैं बस सिंसियरली अपना कर्जा पूरा करना चाहती हूँ, और हस्बैंड मैं तुम्हारे लिए लॉयल भी रहने वाली हूँ। देखो मुझे तुम पे सच में ट्रस्ट है। जीजन कहता है कि ठीक है अब तुम जाओ अपने रूम में। तो जिया कहती है कि ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, और ऐसे बोलकर भाग जाती है। फिर जीजन को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि जैसा उसने प्लान किया था उसका अंकल बिल्कुल वैसे बिहेव कर रहा है और उससे मिलना चाहता है। फिर रात में जिया अपना फेस पैक लगाते हुए जीजन से ही कॉल पर बात कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि वो सब झूठ बोल रही थी उसे। उसे बिल्कुल भी अपने उस हस्बैंड मिस्टर जीचन पर यकीन नहीं है, बल्कि वो तो उससे बहुत ज्यादा डर रही थी। वो कहती है कि अगर मैं गरीब ना होती ना तो बिल्कुल भी उसके साथ ये मैरिज एग्रीमेंट साइन नहीं करती, बल्कि 60 मिलियन का तुरंत ही उसे चेक पकड़ा के भाग जाती। तो हमें पता लगता है कि वो तो कॉल पर वॉइस से बात करती है, पर जीजंग सिर्फ उसे मैसेज में बात करता है और सोच रहा होता है कि वो बचपन से लेकर अब तक कितनी ज्यादा चालाक है। जिया जीजंग को बता रही होती है कि मैंने तो प्लान कर रही हूँ कि कल सुबह मैं बहुत जल्दी उठने वाली हूँ, सुबह 5 ही बजे मैं फिर घर से निकल जाऊंगी और रात को भी घर लेट आऊंगी, ताकि फिर उस डेविल को मैं ज्यादा देखूं ना। तो ठीक है फिर अब अपना मास्क निकालने के बाद फिर मैं सो जाऊंगी, ऐसा बोलकर कॉल कट करती है। और फिर जीजन भी फिर यहाँ सोने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो यहाँ एक्सरसाइज कर रहा होता है तभी जिया एकदम सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने रूम से बाहर आई होती है खुशी खुशी में कि आज वो जल्दी ऑफिस चली जाएगी। तभी वो देखकर शॉक हो जाती है कि जीजन तो ऑलरेडी यहाँ पर जागा हुआ है। वो उसे कहता है कि तुम भी जल्दी उठ गई। तो फिर जिया बहाना करती है कि आज मेरी नींद जल्दी खुल गई थी। जीजन कहता है कि वैसे भी तुम्हारे ऑफिस को भी टाइम है, तो चलो मेरे साथ मिलकर थोड़ा एक्सरसाइज करो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें ऑफिस के लिए लेकर चलूंगा। तो जिया को फिर डर के मारे मानना ही पड़ता है, और फिर वो तो उससे खूब सारी एक्सरसाइज करवाता है कि जिया तो बहुत ही रिग्रेट कर रही होती है कि अगली बार से मैं इतना सुबह जल्दी नहीं उठूंगी। और फिर जी चंग जिया को उसकी कंपनी तक छोड़ने जाता है और उसे बाय कर देता है। फिर यहाँ जब वो अपने ऑफिस में बैठा होता है तो उसके अंकल उसे मिलने आए होते हैं और वो अंदर आने से डर रहे होते हैं। तो जिचिंग कहता है कि अंकल क्या हुआ, क्या आप बाहर ही खड़े रहोगे। अंकल डरते हुए अंदर आता है और जिचिंग से इस बारे में पूछता है कि उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसने लिखी है। तो जिचिंग कहता है कि अंकल ये सब आपकी वजह से हुआ ना, लगता है आपको बहुत स्टोरी सुनाने का शौक है। आपने मेरी जिया को आखिर क्या क्या बोले, अब आपकी वजह से वो मुझसे बहुत ज्यादा डर गई है। और कल तो वो ये भी कह रही थी कि वो मेरे पास रहना भी नहीं चाहती और मुझे छोड़कर जाना चाहती है, आपने तो उसे इतना डरा दिया। तो बताओ अंकल अब मैं इसका क्या करूं। तो अंकल कहने लगता है कि मैंने कौन सा उसे स्टोरी सुनाया, मैं तो बस चाह रहा था कि मेरी निस इन लॉ को सारा सच पता चले और उसे कुछ भी धोखे में ना रखा गया हो। तो जिजिंग फिर यहाँ पर अपने अंकल को एक डॉक्यूमेंट लिखने बोलता है जिसमें उनके खिलाफ सारे एविडेंस है कि उन्होंने कंपनी के लिए कितना सारा फ्रॉड काम करे और लोगों से कितना पैसा वसूले।
ये सब देखकर अंकल शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने एल्डर्स के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हो, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, तुम बहुत ही बुरी मौत मरोगे। जिचिन कहता है कि इसकी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने दोबारा मेरी जिया को परेशान किया और उसे प्रोवोक किया ना, तो फिर आपकी शांति वाली मौत नहीं रहेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो फिर उसके अंकल चिल्लाने लगते हैं कि तुम बस एक नाजायज बेटे हो, समझे, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। जिचिन कहता है कि ठीक है, आपको जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, कल फिर मैं ये एविडेंस कोर्ट तक पहुंचा दूंगा। अंकल फिर डर जाता है और पूछ लगता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो यहाँ पर फिर जीचंग उन्हें एक शेयर एग्रीमेंट देता है, जिसे देखकर वो शॉक होते हैं कि तुम मेरे शेयर्स को उस जिया को दिलवाना चाहते हो। आखिर क्यों, वो तो हमारी फैमिली की भी नहीं है। तो जीचंग यहाँ पर रीजन देता है कि क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता, और क्योंकि आपके पास भी कोई चॉइस नहीं है इसलिए आपको देना ही पड़ेगा। तो उसके अंकल फिर गुस्से में यहाँ पर शेयर्स एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं और उसे बातें सुनाते हुए चले जाते हैं। फिर जीचंग अपने बचपन को याद करते हुए फिर यहाँ सेट हो जाता है, पर फिर जिया का ख्याल आते ही वो उसकी कैंडी देखते हुए यहाँ पर शांत होता है। इतने में उसका गार्ड आकर उसे बताने लगता है कि उसके ग्रैंडपा ने उसे अपने घर पे मिलने के लिए बुलाया है। तो फिर जीचंग अपने ग्रैंडपा के घर जाते हैं उनसे मिलने के लिए, और वो कहते हैं कि मैंने सुना कि तुमने शादी कर ली है। वो पूछते हैं कि आखिर कौन सी वो लड़की है जिसने साइलेंटली तुम्हारा दिल जीत ली, और तुम आखिर कब मुझे उससे मिलवाने वाले हो। तो फिर जीचंग कह रहा होता है कि ग्रैंडपा अभी सही टाइम नहीं है। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, वैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया था ये बताने के लिए कि तुम्हारे डैड बहुत ही ज्यादा कंप्लेंट कर रहे हैं कि नर्सिंग हाउस में उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो वहां पर वो खाना भी नहीं खा रहे। तो जीचंग कहता है कि ठीक है, मैं उन्हें कोई दूसरे अच्छे नर्सिंग हाउस में शिफ्ट करवा दूंगा। तो फिर उसकी ग्रैंडपा कहते हैं कि सच में तुम्हारा डैड बस प्रॉब्लम क्रिएट करता है और अपने बेटे को प्रॉब्लम सॉल्व करने पे लगा देता है। जिचिन कहता है कि ठीक है फिर ग्रैंडपा, मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तो उसे जाते हुए देखकर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से जल्दी मिलवाना। फिर यहाँ पर हाउसकीपर ग्रैंडपा से इस बारे में कहने लगती है कि अगर उन्हें अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के बारे में फिक्र हो रही है तो फिर वो उनके लिए चेक करने जा सकती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मेरे ग्रैंडसन को अच्छी तरीके से पता है मेरी फिक्र के बारे में, तो वो सब संभाल लेगा। दूसरी ओर जी अपनी कंपनी में काम कर रही होती है, और फिर लंच टाइम होने पर वो यहाँ पर जीचंग का दिया हुआ लंच निकाल कर खाने लगती है, और उसका फोटो भी खींचकर अपने फ्रेंड ग्रुप में सेंड करके कहने लगती है कि फैमिली मेंबर्स देख लो क्या आखिर मिस्टर जीचंग कितना अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, मुझे तो ये सब खाने की आदत हो चुकी है। तो जीचंग उसे मैसेज करके पूछ रहा होता है कि उसे मिस्टर फू का बनाया हुआ खाना और क्या क्या पसंद है। तो वो बताती है कि सबसे फेवरेट तो मेरा सूप है। तो यहाँ पर जीचंग फिर तुरंत ही उसे कॉल करता है और बताता है कि आज वो अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है, तो रात में वो लेट आएगा। और फिर हम देखते हैं कि जीचंग अपनी हाउसकीपर को सब कॉल करके समझा देता है कि जिया को कौन कौन सी खाने की चीजें पसंद है, तो वो खाने में वही सब बनवा ले। पर तभी जिया ग्रुप में मैसेज करती है कि आज तो वो रात में पार्टी करने के लिए क्लब जाने वाली है, क्योंकि कल उसकी ऑफिस की छुट्टी है, तो आज वो मजे करेगी। तो यहाँ पर फिर जीचंगी मैसेज देखने के बाद हाउसकीपर को आज का खाना बनाने के लिए मना कर देता है कि आज वो डिनर के लिए नहीं आएगी, और कह देता है कि अभी वो बाहर जाने वाली है, तो इसलिए वहां पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स का इंतजाम कर दो ताकि वो लोग उसकी वहां पर सेफ्टी करे। फिर जिया क्लब में जाने के बाद पार्टी कर रही होती है और काफी ड्रिंक वगैरह कर लेती है। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि जीचंग उससे पहले ही आ चुका होता है, तो वो यहाँ पर अपनी ड्रिंक की बोतल छुपा रही होती है। तभी जीचंग उसे बोतल लेके रखता है, और यहाँ पर वो इतनी ज्यादा नशे में होती है कि अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है, और तभी वो ऐसे गिरने भी लग जाती है। तो जीचंग फिर उसे टाइम पे पकड़ता है और उसे रूम में लेकर जाता है उसे लेटाने के लिए। और जीचिंग या मनी मन उसे सॉरी कह रहा होता है कि वो उसे इस तरीके से अपने घर में रख रहा है और ये तरीका सही नहीं है, वो जानता है। और फिर जिया तो यहाँ ड्रंक हालत में उसका हाथ पकड़ के रोकने लग जाती है और नींद में उससे बातें कर रही होती है। तो फिर वो तो उसे किस कर लेता है और रूम से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो उसे याद आता है कि कल रात उसने काफी ड्रिंक कर ली थी, तो अब वो बहुत ही एम्बेरस हो रही होती है और देखती है कि जीचंग यहाँ अपना टी एंजॉय कर रहा है। सोचती है कि आखिर मैंने कुछ गलत थोड़ी ना करी हूँ। तभी इतने में जीचंग उसे आवाज देता है कि वो साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए आए। तो फिर वो यहाँ पर आ जाती है और सोचती है कि अभी भी उसके ऊपर से ड्रिंक की तो स्मेल आ रही है, तो कहती है कि मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। तो कहता है कि पहले तुम ब्रेकफास्ट कर लो फिर जाना। तो जिया मजे में फिर ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही होती है और इतनी आराम वाली लाइफ जीकर वो खुश हो रही होती है। फिर दोनों साथ में मूवी देख रहे होते हैं टीवी में, और जिया तो केक खाते हुए मूवी एंजॉय कर रही होती है। तो जीचिंग भी उसे ऐसे देखकर खुश होता है। तभी वो कहती है कि क्या तुम भी केक खाना चाहोगे।
नहीं, नहीं, आखिर तुम्हें तो स्वीट्स थोड़ी ना पसंद होंगे। फिर इतने में सचिन कहता है कि नहीं, मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है और वो उसके स्पून में से खा लेता है। तो जिया देखकर शॉक हो जाती है कि उसने मेरी स्पून से खा लिया। ऐसे तो ये इनडायरेक्ट किसिंग हो गई है। फिर इतने में जिया को उसके डैड की कॉल आ जाती है। तो वो अपना फोन जैसे उठाने जाती है तो गिरने वाली होती है। यहाँ पर जीचंग उसका प्लेट पकड़ता है और फिर जिया जैसे अपने डैड का कॉल उठाती है तो वो कॉल पर उसे ब्लाइंडेड पर जाने के लिए बोल रहे होते हैं। तो जिया शॉक हो जाती है और जल्दी से बाहर निकलने लगती है कि डैड मैं अभी आपसे रुक के बात करती हूँ। और फिर वो उठने लग जाती है। तो जीचंग तुरंत ही स्लीपर रखता है और इशारों में कहता है कि तुम यहीं पर ही बात कर लो। तो जिया सोचती है कि सच में अपने सारे सीक्रेट्स मुझे इसी के सामने बताने होंगे। जिया अपने डैड को मना करने लग जाती है कि डैड मैं कोई ब्लाइंड डेट पर नहीं जाने वाली हूँ। तो यहाँ पर जीचंग उसे लिख कर देता है कि तुम जा सकती हो। तो ये शौक होती है कि ये आखिर मुझे ऐसे क्यों बोलने को बोल रहा है। तो अभी यहाँ पर जिया अपने डैड को यही बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी और फिर कॉल कट करती है। और फिर जिया कॉल रखने के बाद यहाँ पर उसे दिखाने लगती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए सच में बहुत ही लॉयल हूँ। मैंने अपने डैड को मना कर दी कि मैं कोई ब्लाइंड डेट के लिए नहीं जाऊंगी। अगर मैंने तुमसे प्रॉमिस कर लिया तुम्हारी टेम्पररी वाइफ बनने का तो मैं उसे पूरा करूंगी। तो जिचिन कहता है कि मैं तुम्हें कोई मुश्किल में नहीं डालना चाहता था इसलिए मैं हाँ बोल रहा था। तो मन में सोचती है कि इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम अपनी वाइफ को किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजोगे। और फिर जिया बहाना करती है कि अब मुझे अपने रूम में जाना है, कल मैं फिर शॉपिंग पर जाऊंगी। नेक्स्ट डे जिजिंग फिर अपने फ्रेंड से मिलने गया होता है और उसका फ्रेंड उससे इस बारे में पूछता है कि अभी तक सिस्टर इन लॉ को पता लगा कि नहीं कि तू ही उसका वो सीक्रेट फ्रेंड है। तो जिजिंग कहता है कि नहीं, अभी तो मैंने उससे सब छिपा के रखा हूँ। तो फिर उसका फ्रेंड उसे समझा रहा होता है कि उसे जल्दी करना पड़ेगा। अगर वो उस लड़की को लाइक करता है तो उसे परस्यू करने के लिए उसे अपनी फीलिंग्स उसे बता देना चाहिए। ऐसे अगर वो सब कुछ छुपाते बैठेगा तो फिर वो उसे दूर ही हो जाएगा। यहाँ पे जिचिंग कहता है कि नहीं, मैं उसे बिल्कुल नहीं बता सकता, नहीं तो फिर वो डर जाएगी और मुझसे ऐसी भाग जाएगी। मैं तो इसी में बहुत ज्यादा खुश हूँ कि कम से कम वो मेरे पास है और सेफ है। तो उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं उसे ये सब नहीं बताऊंगा। तभी इतने में जिचिंग और उसका फ्रेंड दोनों देख लेते हैं कि जिया यहीं पर ही शॉपिंग करके आई हुई है। और तभी यहाँ पर जिया का ब्लाइंडेड भी उसे मिलने पहुंच जाता है जो कि एक मोटू सा अंकल होता है। तो यहाँ पर जिया का फ्रेंड उसे बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करता कि ये तो तुम्हारे लायक ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर जिया कहती होती है कि शांत हो जाओ, आखिर वो मेरे डैड के फ्रेंड का बेटा है। वो जिया को उसके निकनेम से बुला रहा होता है। तो जिया का फ्रेंड गुस्सा होने लगता है कि तुम आखिर उसके निकनेम से उसे क्यों बुला रहे हो। तो फिर वो बंदा कहता है ये जिया और मैं बचपन के फ्रेंड है। तभी जिया यहाँ पर अपने इस ब्लाइंड डेट को रिजेक्ट करती है ये बताकर कि मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो ये सुनकर वो शॉक होता है और कहने लगता है कि फिर उसका बॉयफ्रेंड कौन है, क्या काम करता है। वो उसे अपने बारे में बताने लगता है कि वो तो जल्द ही जिन ग्रुप कंपनी में इंटरव्यू देने जाने वाला है और फिर एक बार वहाँ पर उसकी जॉब मिल गई ना तो वो तो काफी रिच हो जाएगा। तो जिया उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही होती है उसकी सक्सेस के लिए और फिर कहती है कि ठीक है मैं अब चलती हूँ। तभी वो जल्दी से उसके सामने आकर उसे रोकने लग जाता है और जिचिंग और उसका फ्रेंड ये सब देख रहे होते हैं। तो फिर जिचिंग का फ्रेंड कहता है कि क्या तुम सिस्टर इन लॉ को बचाने नहीं जाओगे। वो कहता है कि नहीं रहने दो, इस चीज में उसे मेरी जरूरत नहीं है, वो खुद हैंडल कर लेगी। लड़का ब्लाइंड डेट उसे बताने लगता है कि वो उससे शादी करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी भी उसके नाम पे करने वाला है। उसकी मॉम ने भी बोली है। जिया मना कर रही होती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो भी वो उसे इंसिस्ट कर रहा होता है कि वो उसे बहुत लाइक करता है और उसी से शादी करना चाहता है। तो जिया फिर यहाँ एक बहाना ढूंढ लेती है और कहती है कि असल में मैं तुमसे इसलिए शादी के लिए मना कर रही हूँ क्योंकि ना मैं इनफर्टाइल हूँ। तो कहता है कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो। जिया कहती है कि मेरे पास रिपोर्ट भी है, रुको मैं अभी तुम्हें दिखा देती हूँ, डॉक्टर ने मुझे बताया। ठीक है तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, हम शादी कर लेते हैं। फिर इस बात पर वो तुरंत ही मना करने लगता है कि फिर तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कोई पसंद नहीं करता हूँ और मेरी मॉम ने भेजा था इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे शादी करने आया था। जिया कहती है कि मैं तुम्हें बच्चे नहीं दे सकती इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, देखो प्लीज मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। तो फिर वो डर के मारे भाग लेता है। जिया और एक्टिंग करते हुए कह रही होती है कि तुम मुझे अपनी वाइफ नहीं बनाना चाहती, देखो ना मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तभी वो भाग चुका होता है और जिया हंस रही होती है। इतने में जीजिंग यहाँ पर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो तो बस उसे देखती रह जाती है। फिर जिया यहाँ पर उसे तुरंत ही एक्सप्लेन करती है कि हस्बैंड तुम गलत मत समझना, मैं तो बस उसे भगाने के लिए सिर्फ एक्टिंग कर रही थी और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं किसी और की वाइफ नहीं बनना चाहती। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम गुस्सा तो नहीं हो गए। तो जीजिंग कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर जीजिंग कुछ कह नहीं रहा होता है तो जिया बस सोच में पड़ जाती है कि पता नहीं क्या सोच रहा होगा। फिर वो कहती है कि मुझे अब जाना होगा, मुझे और भी शॉपिंग करनी है। तो जीजिंग कहता है कि ठीक है फिर अब हम लोग घर पे डिनर पे मिलते हैं। फिर जिया तो घर आने के बाद जीजिंग के बारे में सोच रही होती है और उसे समझ नहीं आता कि उसका हार्ट इतना जोर से क्यों बीट कर रहा है। फिर वो अपने फ्रेंड ग्रुप में मैसेज करती है कि वो जब से टी हाउस से आई हुई है उसकी हार्ट बीट कुछ ज्यादा बढ़ गई है और वो समझ नहीं पा रही है उसे क्या हुआ है।
तो फिर उसका फ्रेंड शॉक कहने लगता है कि पक्का तुम्हें अपने उस हस्बैंड जीचिंग से प्यार हो गया। मैंने तो ये चीज तभी नोटिस कर लिया था जब तुम उसे ऐसे देखी जा रही थी। तो फिर यह तो सोचे पड़ जाती है कि क्या ये सच है, और ये इतना ऑब्वियस था जो उसे पता लग गया। फिर यहाँ पर जीचिंग उसे मैसेज करता है कि पक्का तुमने जो टी पी के आई हो उसकी वजह से ही थोड़ा हार्ट बीट तेज हो गया, तो थोड़ा रेस्ट कर लो। तो जिया फिर जीजिंग का मैसेज देखकर खुश होती है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, तो यही चीज होगी, और फिर वो अपना सो जाती है। और फिर सपने में जिया छोटे वाले जीजिंग को याद कर रही होती है, जो कि जिया से वापस भी मिलने आया होता है, और फिर वो दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए होते हैं। तभी वो उसका नंबर मांग लेती है, ये कहकर कि जब वो दोनों बड़े होंगे तो फिर ऐसे वो लोग एक दूसरे से मिल पाएंगे। तो फिर वो उसे अपना नंबर दे देता है। एक दिन जब दोनों की कॉल पर बात हो रही होती है तो जिया रोते हुए उसे बताती है कि उसकी टीचर ने उसे बहुत डांटी है और बोली है कि अगर वो एग्जाम में फेल हो गई ना तो फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग के टाइम पर सभी के सामने उसकी और उसके पेरेंट्स की बेइज्जती हो जाएगी। तो जिया रो रो कर कह रही होती है कि उसके दोनों पेरेंट्स फ्री एजुकेटेड है और उनका बहुत ही नाम है, तो अगर वो फेल हो गई तो उन लोग की कितनी बेइज्जती होगी। तो जिचिंग कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, तो मैं तुम्हारी स्टडी में हेल्प करूंगा। वो फिर उसे अपना लिख कर उसे होमवर्क देने के जरिए समझाता है कि कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और फिर इस तरीके से दोनों की बातें होती है और जिचिंग जिया की हेल्प करते जाता है। फिर जब जिया का ग्रेजुएशन वाला टाइम होता है तब से ही फिर वो उसे कॉल पे बात करना बंद कर देता है और सिर्फ लिख कर उसे बात करता है। और तभी जिया से वो मिलने भी पहुंच जाता है, पर जिया ये देखकर शॉक होती है कि उसका वो सीक्रेट फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि जिचिंग है। इतने में वो सपना देखकर उठ जाती है और सोचती है कि मैंने जिचिंग को सपने में देखी। फिर इतने में जिचिंग उसे आवाज देता है कि उसने क्या टाइम नहीं देखी, उसके ऑफिस जाने को लेट हो रहा है। तो जिया फिर टाइम देखकर शॉक होती है और जल्दी से उसके पास जाकर कहती है कि मैं जल्दी से तैयार होती हूँ। तभी वो उसे ऐसे देखकर जल्दी से चला जाता है और जिया अपने आप को आईने में देखकर शॉक हो जाती है कि उसने मुझे ऐसे हाल में देख लिया। फिर वो तैयार होकर अपनी कंपनी पहुंचती है और यहाँ पर काफी अपना मेहनत से काम कंप्लीट करने के बाद फिर अपना लंच एंजॉय करने जा रही होती है। तभी लंच बॉक्स खोलती है, उसमें उसे जिचिंग का नोट भी मिलता है जिसे पढ़कर वो खुश हो जाती है कि वो कितना ज्यादा थॉटफुल है। नेक्स्ट डे जिया घर पे छुट्टी एंजॉय कर रही होती है और मजे में गेम्स वगैरह खेल रही होती है। दूसरी तरफ जीचिंग किचन में कुकिंग कर रहा होता है। तभी जिया को उसके फ्रेंड शाओ का मैसेज आता है कि प्रोडक्शन टीम के साथ उसका थोड़ा सा झगड़ा हो गया है और उसे चोट भी आ गई है। तो वो इस बारे में भागकर जल्दी से जिचिंग को बताती है कि उसके फ्रेंड शाओ का एक्सीडेंट हो गया है कुछ साइड पर, तो उसे तुरंत जाना पड़ेगा। तो जिचिंग देखता है कि उसने स्लीपर भी नहीं पहनी, तो वो जल्दी से उसे उठा लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और फिर दोनों कार से यहाँ पर सेट तक पहुंच जाते हैं। और फिर जिया अपने फ्रेंड शॉ के लिए डायरेक्टर से लड़ने लग जाती है कि आखिर वो उसे ऐसे कैसे मिसट्रीट कर सकता है। तो डायरेक्टर फिर यहाँ पर गुस्से में जिया के ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है और ये देखकर जल्दी से यहाँ पर जिचिंग पहुंच जाता है जिया को बचाने के लिए और वो उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और फिर गुस्से में उस डायरेक्टर को किक करता है और मारने जा रहा होता है कि जिया उसे रोक लेती है कि अपने हाथ कंधे मत करो। तब यहाँ पर जिचिंग बस एक कॉल लगाकर ऑर्डर दे रहा होता है उस बंदे को सबक सिखाने के लिए और जिया बस उसे देखती रह जाती है कि वो कितना चार्मिंग मैन लग रहा है। फिर यहाँ से जिचिंग जिया को घर लेकर जाता है। फिर जिया और उसका फ्रेंड शाओ यहाँ पर घर पे मस्त एप्पल खा रहे होते हैं और तभी शाओ से बताता है कि मुझे प्रोडक्शन टीम से सॉरी का लेटर आया है और वो पूरा उसे दिखाता है। तो जिया भी उसके लिए खुश होती है कि तो सच में बहुत अच्छी बात है। शाओ कहता है कि आज से और इसी वक्त से मैं तो तुम्हारे हस्बैंड जिचिंग को मान चुका हूँ कि वो बहुत अच्छा है और अब तो वो मेरा ब्रदर है। जिया भी जिचिंग से बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि अब वो भी हम में से एक हो गया है। दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो उसे थैंक यू करने के लिए डिनर की पार्टी देते हैं, और क्योंकि दोनों को ही कुकिंग नहीं करने आता है तो दोनों फिर यहाँ पर जिचिंग को डिनर के लिए बुलाते हैं और पैकेट फूड खरीद के रखते हैं। तो जिचिंग यहाँ पहुंचने के बाद कहता है कि तुम लोग ये खाओगे, रहने दो, मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम लोग के लिए डिनर कुक करता हूँ। तो फिर दोनों ही खुश जाते हैं और फिर जिचिंग किचन में जाने के बाद शाओ को भी अपने साथ लेकर जाता है कि तुम्हें भी मेरे साथ कुकिंग करना पड़ेगा क्योंकि मैन को कुकिंग आनी चाहिए। तो शाओ तो कुकिंग नहीं करना चाह रहा होता और कहता है कि मैं आखिर मैन थोड़ी ना हूँ तो मैं कुकिंग क्यों करूँ, पर उसे फिर भी सीखना पड़ रहा होता है। और जिया मजे में अपने स्नैक्स एंजॉय कर रही होती है और इन लोग को कुकिंग करते हुए देख रही होती है। और तभी वो चुपके से जिचिंग का फोटो लेकर ग्रुप में सेंड कर देती है अपने बचपन वाले फ्रेंड यानी कि कोई और नहीं बल्कि जिचिंग को दिखाने के लिए, और वो मैसेज में भी लिख देती है कि मेरा हैंडसम हस्बैंड कितना ज्यादा अच्छा है ना। फिर लोग डिनर के बाद साथ में बैठे होते हैं और जिचिंग जिया को फ्रूट खिला रहा होता है और वो अपना मोबाइल में लगी होती है। फिर वो कहने लगती है कि अभी मुझे बॉस ने कुछ काम दे दिए तो मैं जा रही रूम में काम करने के लिए। तो शाओ भी उसके साथ चला जाता है।
तो ये देखकर जिजिंग जेलस होता है और वो रूम का इंटरनेट ही बंद कर देता है, जिसके बाद फिर जिया को बाहर आना पड़ता है और वो जिजिंग से कहती है कि उसे अपना काम कंप्लीट करने के लिए इंटरनेट की जरूरत है। तो जिजिंग कहता है कि अभी तुम मेरा रूम यूज कर लो, लेकिन हाँ तुम वहाँ पे सिर्फ अकेले ही चल सकती हो। तो जिया कहती है कि हाँ मेरा काम जरूरी है तो मैं चलूंगी। फिर दोनों यहाँ पर साथ में रूम में आ जाते हैं और शाओ तो गुस्सा हो जाता है कि उसे इंटरनेट यूज करने का मौका ही नहीं मिला। जिया अपना काम कंप्लीट करके जिजिंग के पास आती है और कहती है कि तुम्हें कैलीग्राफी भी करना आता है। मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसके पास तुम्हारी तरह ही कैलीग्राफी का भी टैलेंट है। तभी यहाँ पर जिया को अपने फ्रेंड शाओ के बड़े भाई जो की कॉल आई होती है और वो उसे कॉल पर कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तो क्या तुम कल मुझसे मिलने आओगी। जिया तुरंत ही उसका फोन स्पीकर पे डालती है और चिल्लाने लगती है कि देखो तुम फालतू चीजें मत बोलो, मैं तो तुम्हें ज्यादा कुछ मानती भी नहीं हूँ और तुम्हारे ऐसे वर्ड्स की वजह से मेरा हस्बैंड मिसअंडरस्टैंड करेगा, मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। तो वो कहता है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तभी यहाँ पर जीजन जिया को लिख कर देता है कि उसे बोल दो कि तुम मिलने जाओगी। तो फिर जिया कॉल पर उससे बात कर लेती है और कॉल कट करती है। यहाँ पर फिर जीजन उसे पूछने लगता है कि तुम्हारा जो के साथ क्या रिलेशन है। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, हम लोग तो बस नॉर्मल जान पहचान के और कुछ नहीं। तो ये कहता है कि लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में रूमर सुना हूँ कि तुम उसकी फर्स्ट लव हो। तो वो कहती है कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। और वो तो तुरंत ही कसम भी खाने लग जाती है कि मैं तो जो को ज्यादा जानती भी नहीं हूँ। तो फिर वो कहता है कि कसम खाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। जिया जीजिंग से पूछती है कि तुम्हारी फर्स्ट लव कौन है, तुम मुझे बताओगे। सर अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ। तो वो कहता है कि असल में मैंने आज तक कभी किसी को डेट करा ही नहीं। तो जिया तो बहुत ज्यादा खुश जाती है कि ऐसा इनोसेंट और प्योर जेंटलमैन बंदा मिलना कितना ज्यादा मुश्किल है। तो वो खुश होती है कि उसे तो गोल्ड मिल चुका है। और फिर जिया जिचिंग के हैंडराइटिंग को अच्छे से देखने जा रही होती है, तो वो जल्दी से छुपा लेता है क्योंकि जिया उसे देख लेगी तो पहचान लेगी। जिचिंग के उस बुक को ऐसे खींचने की वजह से जिया उसके क्लोज आ चुकी होती है और दोनों एक दूसरे के पास आकर बहुत ज्यादा शाय होने लगते हैं और जिया फिर अपने रूम में भाग जाती है। फिर नेक्स्ट डे जिया जो से मिलने जाती है और वो उसे अपनी रेस्टोरेंट के फेमस स्वीट्स खिलाने लगता है। पर जिया कहती है कि तुम ये सब छोड़ो, मैं यहाँ पर तुमसे डायरेक्ट इस बारे में बात करने आई हूँ कि तुमने शाओ का काम ऐसे डायरेक्टर के साथ क्यों साइन करवाया था जो कि बिल्कुल सही नहीं था और वो उसे कैसे मिसलीड कर रहा था। सो कहता है कि मेरा ऐसा करने का ये रीजन है क्योंकि मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लायक नहीं है। जिया कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता है, तुम्हारे भाई का ड्रीम है एक्टर बनना। तो फिर जो कहने लगता है कि लेकिन उसे कुछ आता नहीं है और वो बस पब्लिक में अपने आप को एम्बेरस कर रहा है। और देखो तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए, क्या तुम जिंदगी भर शाओ को अपने घर में पाल के रख लोगी। तो जिया कहती है कि हाँ रख लूंगी और वो शाओ की गार्डियन बनने के लिए यहाँ पर उसे कॉन्ट्रैक्ट भी दे देती है कि मैं जिंदगी भर उसे अपने घर में रख कर उसका ड्रीम पूरा करना चाहती हूँ क्योंकि तुम तो उसके अच्छे भाई नहीं हो। तो यहाँ पर फिर जो बीच में जीचिंग को ले आता है और जिया से कहने लग जाता है कि उसका हस्बैंड जीचिंग अच्छा नहीं है, वो कितना ज्यादा स्कैरी हो सकता है उसे अंदाजा भी नहीं है। जिया उसे समझा देती है कि मेरा हस्बैंड कैसा है कैसे नहीं इसमें तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, वो मेरी चॉइस है। तो फिर जो शौक होता है कि तुम्हें कहीं सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया। जिया कहती है कि हाँ हो गया, तो तुम्हें क्या, तुम्हें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। मैं तुम्हें लास्ट बार ही कह रही हूँ कि शाओ अपना एक्टर बनने का ड्रीम नहीं छोड़ेगा, मैं उसे उसका ड्रीम पूरा करने में पूरी मदद करूंगी। और हाँ दोबारा मेरे बारे में ऐसी झूठी रूमर मत फैलाना कि मैं तुम्हारी फर्स्ट लव हूँ। और ये बोलकर वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। फिर इतने में यहाँ पर जो से मिलने के लिए जिचिंग का अंकल आया होता है और वो उसे कहता है कि तुम जिया को पाना चाहते हो ना, तो मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर जिया जब घर पहुंचती है तो जिचिंग उसे बताता है कि उसका खाना रेडी है, वो बस माइक्रोवेव में गर्म करके खा ले। तो यहाँ पर जिया उसे कहने लगती है कि तुम्हें पता है मैं आज जो से मिलने गई थी। तो फिर वो कहता है कि कल तुम जब कॉल पे बात कर रही थी तो मैं वहीं प्रेजेंट था, तो मुझे पता है। जिया कहती है कि तुम क्यूरियस नहीं हो रहे हो कि हमारे बीच क्या बातें हुई, क्या तुम पूछोगी नहीं। तो जिचिंग कहता है कि मुझे अभी जरूरी काम है तो मैं अपना काम कंप्लीट करने जा रहा हूँ, ऐसे बोल के रूम में चला जाता है। तो जिया सोचती है कि क्या ये सच में बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं है। तो मैं यहाँ पर शाओ आया होता है तो जिया उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी है। असल में मैं आज तुम्हारे भाई से मिलने गई थी और मैंने उसे बहुत ज्यादा डांटी हूँ। तो शाओ कहता है कि मेरे भाई को छोड़ो, मैं तुम्हें अपनी गुड न्यूज सुनाता हूँ। आज मैं ऑडिशन देने गया था और मैं एक ड्रामा के रोल के लिए पास हो गया हूँ। और तुम्हें पता है ये एक सीरियस ड्रामा है जो कि तुम्हारे हस्बैंड की कंपनी ने प्रोड्यूस करी है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड जिचिंग कितना ज्यादा कमाल का है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पर पार्टी करते हैं। तो जिया कहती है कि घर पे नहीं, जिचिंग को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं स्पाइसी फूड खाऊं, तो हम लोग बाहर चल के खाते हैं। फिर रात में जिया का बहुत ज्यादा पेट दुख रहा होता है तो यहाँ पर जिचिंग उसे ऐसे दर्द में देखकर तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। डॉक्टर यहाँ पर जिचिंग को बताता है कि असल में ये उसने कुछ इम्प्रॉपर खाई है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर मॉर्निंग में जब जिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि जिचिंग यहीं पर ही उसकी केयर कर रहा होता है।
वो जिचिंग से कहती है कि थैंक यू मुझे हॉस्पिटल आने के लिए। तो जिचिंग उसे मना करता है कि उसे बार बार थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। जिचिंग जिया को बताता है कि उसने कल रात जो जंक फूड खाई है इस वजह से वो बीमार हो गई। तभी जिया शाओ के बारे में पूछने लगती है कि उसने भी वही खाना खाया था तो क्या वो ठीक है कि नहीं। तो जिचिंग कहता है कि वो अभी ठीक है। तो फिर यहाँ पर जिया जिचिंग से प्रॉमिस करने लगती है कि अगली बार मैं उसके साथ दोबारा जंक फूड नहीं खाऊंगी। फिर जिचिंग उसे बताने लगता है कि उसने आज कंपनी से छुट्टी ले ली है और वो यहाँ पर उसका ख्याल रखने वाला है। फिर जिया कहने लगती है कि लेकिन मैंने तो छुट्टी नहीं ली। तो जिचिंग कहता है कि तुम आराम से रेस्ट करो। तभी जिया को याद आता है कि मेरी मॉम इसी हॉस्पिटल में काम करती है, मुझे डर है कि वो हमें देख लेंगी। तो जिचिंग कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने पता किया हूँ कि तुम्हारी मॉम का आज यहाँ पे शिफ्ट नहीं है। तो फिर जिया बहुत ज्यादा हैप्पी होती है कि तुमने तो मेरे लिए हर चीज का ध्यान रख लिया। फिर जिचिंग उसे सूप पिलाने लगता है और जिया बस उसे देखती रह जाती है कि वो कितना हैंडसम है। इसके बाद वो सो जाती है और उसके फोन पर जू की कॉल आ रही होती है। तो जिचिंग यहाँ पर उसका फोन लेकर बाहर आता है और जू से कॉल पे बात करता है। जो से पूछ रहा होता है कि जिया का फोन तुम्हारे पास कैसे। तो जो कहता है कि वो मेरी वाइफ है, तो तुम ही सोच लो कैसे होगा। जो यहाँ पर जिया के बारे में कुछ भी ज्यादा सवाल करने को करता है तो जिचिंग उसे चिल्लाता है, ये दोबारा तुम्हें मेरी वाइफ की ये सब केयर करने की जरूरत नहीं है, वो मेरी वाइफ है, मैं उसका ध्यान रख लूंगा। दोबारा अगर तुमने मेरी वाइफ को परेशान किया ना तो फिर मैं तुम्हें इस शहर में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर जिचिंग इसका कॉल कट कर देता है। तो जो को यहाँ बहुत गुस्सा आती है और फिर यहाँ पर जिचिंग का अंकल उसे अपने प्लान में शामिल कर देता है जिचिंग से बदला लेने के लिए। फिर जिया की नींद खुल चुकी होती है इसलिए जिचिंग आकर उसे कोर्ट से कवर करता है और उसे बताता है कि वो उसका फोन रिसीव करने बाहर गया था। तो जिया पूछती है कि किसका कॉल आया था। वो बताता है कि जो का। तो फिर जिया कहती है कि उसने तुम्हें कुछ बोला तो नहीं। तो जिचिंग बताता है कि वो हम दोनों का रिलेशनशिप खराब करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैंने उसे अच्छे सुनाया, तो कहीं तुम गुस्सा तो नहीं होगी ना। जिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुमने उल्टा बहुत अच्छा किया उसे सुना के। और फिर वो तुरंत ही उसके सामने जो का नंबर भी ब्लॉक करके दिखा देती है और कहती है कि मैं उसकी जगह तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। तो जिचिंग कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे और उसके बीच में कुछ है ही नहीं तो इसकी जरूरत भी कैसे होगी। तो चलो अब हम घर चलते हैं। तो जिया मान जाती है और फिर इसके बाद ये लोग कार में बैठ कर जाने के लिए निकलते हैं और जिया को उसकी मॉम की कॉल आई होती है। तो वो उनसे कॉल पे बात कर रही होती है कि वो वीकेंड पर घर आएगी उनसे मिलने के लिए। इतने में उस जिचिंग उसका सीट बेल्ट लगाने में मदद करने लग जाता है और जिया उसके अचानक से क्लोज आने पर बहुत ज्यादा ही नर्वस हो जाती है। फिर लोग जैसे घर पहुंचते हैं तो शाओ यहाँ पर सॉरी कहने लग जाता है कि उसने जिया को जंक फूड खिला दिया था इसलिए वो बीमार हो गई। और वो जिचिंग से खास करके माफी मांगता है कि वो अगली बार ऐसा नहीं करेगा। और फिर इन लोगों को गुड न्यूज बताने लगता है कि उसे कल ही अपने शूट के लिए जाना है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है जाने के लिए। यहाँ पर वो जिचिंग से कह देता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मेरी फ्रेंड जिया का अच्छे से ख्याल रखना, उसे कभी रुलाना मत, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर नेक्स्ट वीक जिया अचानक से अपने पेरेंट्स के घर पे उनसे मिलने पहुंच जाती है और यहाँ पर जिचिंग के गार्ड्स आ जाते हैं बहुत सारे गिफ्ट लेकर। और जिचिंग उसे मैसेज कर देता है कि मुझे नहीं पता था कि पेरेंट्स इन लोगों को क्या पसंद आएगा इसलिए मैंने उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट ले लिया। तो जिया ये पढ़कर खुश होती है कि वो उसके मॉम डैड को अपने पेरेंट्स की तरह ही समझ रहे हैं। फिर जिया के मॉम डैड जैसे घर आए होते हैं तो उन्हें तो सरप्राइज मिलता है कि जिया अचानक से यहाँ पर आ गई है और उसने बताई भी नहीं। वो लोग तो यहाँ पर जिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जिया भी अपनी मॉम डैड से मिलकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही होती है। तभी वो सारे गिफ्ट देखकर उसके डैड कहने लग जाते हैं कि क्या तुम किसी रिच बंदे को डेट कर रही हो, वो सही भी है कि नहीं। मैंने सुना हूँ कि रिच लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो जिया कहती है कि डैड और मॉम आप दोनों फिक्र मत करो, वो सच में बहुत ही अच्छा है। फिर नेक्स्ट डे जिचिंग अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी उसे के डैड की उसे कॉल आती है और वो कहते हैं कि यहाँ पर मुझसे मिलने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो फिर जिचिंग अपने डैड से मिलने पहुंचता है और उसके डैड उसे बातें सुना रहे होते हैं कि उसने उन्हें यहाँ कैद करके रख लिया और वो यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। तो जिचिंग तो कह देता है कि आप एक मेंटल हो और आपको यहीं पर रहना चाहिए ठीक होने के लिए। यहाँ पर उसके डैड और उसका आर्ग्यूमेंट हो जाता है और जैसे उसके डैड उसकी मॉम की बात कर देते हैं तो जिचिंग उन्हें चिल्लाने लगता है कि आप मेरी मॉम का नाम लेना भी डिजर्व नहीं करते, आपकी वजह से आज वो मेरे साथ नहीं है। तो उसके डैड कह रहे होते हैं कि तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो जिचिंग कहता है कि मेरे लिए ये सबसे शर्म की बात है कि मेरे अंदर आपका गंदा खून है। यहाँ पर उसके डैड हंस हंस कर कहने लगते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि उसकी शादी हो गई है और उसने अपनी वाइफ जिया से अपने बहुत सारे सीक्रेट छुपाया हुआ है। तो वो उसे धमकी दे रहे होते हैं कि अगर वो उसे बता दे तो उसके पास्ट के बारे में। जिचिंग अपने डैड से कह देता है कि वो उसे ऐसे धमकी नहीं दे सकते और वो ये कह देता है कि अगर वो जीना नहीं चाहते तो ऐसा करके भी देखे। तभी यहाँ पर जिचिंग का अंकल उसके डैड से मिलने पहुंच जाता है और कहने लगता है कि भाई तुम मेरा साथ दे दो ना, तो हम उस जिचिंग से बदला ले लेंगे और तुम्हें मैं यहाँ से आजाद करवाने में मदद कर दूंगा। फिर जिचिंग कार से जाते हुए अपने डैड की कही हुई बात याद कर रहा होता है और अपनी मॉम को याद करते ही वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और फिर कार चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी इतने में उसे
जिया का कॉल आया होता है और वो ठीक से बात भी नहीं कर पाता, तो जिया यहाँ पर और उसके बारे में पता लगाते हुए पहुंच जाती है और उसे ऐसी चोट में देखकर वो तुरंत ही उसकी फिक्र करने लगती है और जिजिंग उसे देखकर खुश होता है कि वो टाइम पर आ गई, जैसे बचपन में भी वो उसे बचाने के लिए टाइम पर आ गई थी। और फिर यहाँ पर जिया जिजिंग को हॉस्पिटल से बैंडेज वगैरह करवा के घर ले आती है और यहाँ पर उसकी चोट की फिक्र कर रही होती है कि उसे कितनी ज्यादा चोट लग गई है, तो दर्द हो रहा होगा। जैसे ही वो यहाँ पर के चोट को दबाती है तो जीजन को बहुत दर्द होता है और वो हिल जाता है, तो यहाँ पर जिया तो उसके ऊपर ही गिर जाती है और एक्सीडेंटली इन लोगों की किस हो जाती है। तो जिया जल्दी से उससे दूर होती है और फिर वो अपने रूम में भाग जाती है और दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा फिर शाय हो रहे होते हैं किस के बारे में सोचकर। फिर जिया अपने फ्रेंड ग्रुप में मैसेज करके जीचन को इस बारे में बता रही होती है कि मुझे अपने हस्बैंड से प्यार हो चुका है। तो यहाँ पर जीचन जब भी मैसेज पढ़ता है तो वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि वो भी उससे लाइक करने लगी है। वो तो इतना ही ज्यादा हैप्पी होता है, पर फिर इतने में उसे उसके डैड की बात याद आती है। तो वो सोचने पड़ जाता है कि जब जिया को उसके पास्ट के बारे में पता चलेगा तो क्या वो उसे माफ करेगी कि उसने उसे झूठ बोला और कुछ भी बताया नहीं। और फिर जिया को यहाँ पर शाओ की कॉल आ जाती है और वो उसे टिप्स वगैरह लेने लगती है कि आखिर वो जीजन को डायरेक्ट कन्फेस तो नहीं कर सकती, लेकिन आखिर कैसे उसे हिंट दे सकती है। फिर शाओ की बताई हुई ट्रिक्स वो नेक्स्ट डे जीजन के ऊपर यूज करती है। पहले तो वो उसे ब्रेकफास्ट बना के देती है और यहाँ पर उसे अपनी हार्ट बीट के बारे में बता रही होती है, पर जीचंग कुछ भी समझ ही नहीं पा रहा होता है। तो यहाँ पर फिर जिया शाओ से मिलती है और उसे इस बारे में बताती है कि उसका कोई भी प्लान काम नहीं करा। तो फिर लोग दूसरी ट्रिक यूज करते हैं जिसमें जिया फिर ड्रंक होने का नाटक कर रही होती है और जीचंग फिर उसे पिक करके घर लेके जा रहा होता है, पर जिया इतनी ज्यादा ड्रंक हो चुकी होती है कि वो तो सो भी जाती है। तो यहाँ पर ये ट्रिक भी फेल हो जाती है। पर फिर नेक्स्ट डे जीचंग के घर पे उसके ग्रैंडपा की भेजी हुई हाउसकीपर इन लोगों का ध्यान रखने पहुंच जाती है। मतलब कि मेन खास करके ग्रैंडपा ने इन दोनों का रिलेशन ठीक करने के लिए उसे भेजे होते हैं। तो इस बहाने से जिया को काफी अच्छा आइडिया मिल जाता है और वो जीजंग किससे कहती है कि हम तुम्हारे ग्रैंडपा को पता नहीं लगने दे सकते कि हम लोग रियल कपल नहीं है। तो वो उसके साथ फिर यहाँ पर साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है, सारी कपल वाली चीजें करके। उसे चाहे खाना खिलाना हो या फिर उसके साथ बैठकर काफी बातें करना हो। और फिर क्योंकि हाउसकीपर को दिखाने के लिए उन लोगों को सेम रूम में भी अब रहना पड़ जा रहा होता है, तो जिया तो बहुत ज्यादा खुश होती है। उसे यहाँ पर नाइट ड्रेस भी पहनने का प्लान कर ली होती है और जैसे ही वो जीजन को सेड्यूस करने पहुंचती है तभी वो उसे स्टॉप कर देता है कि इतनी जल्दी वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते और उसे ब्लैंकेट से वो कवर कर देता है। और फिर उससे पूछता है कि जिस अपने सीक्रेट फ्रेंड के बारे में वो हमेशा उसे बताती है, वो आखिर कभी उसे कुछ छुपा रहा हो तो वो कैसा फील करेगी। तो ये कहती है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं उससे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, वो मेरी फैमिली की तरह है। जीचिंग और ज्यादा अपसेट हो जाता है कि वो उस पर इतना ट्रस्ट करती है, तो अब वो सच कैसे बताएगा। नेक्स्ट डे जिया अचानक से बिजनेस ट्रिप पर चली गई होती है और जीचिंग यहाँ घर पे देखता है कि जिया के कपड़े और सारे सामान कुछ भी नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है ये सोचकर कि वो उसे छोड़कर चली गई है। पर तभी वो बिजनेस ट्रिप से आ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं जा चुकी हूँ, तो तुम मिसअंडरस्टैंड कर चुके थे और तुम अपसेट हो गए थे कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी। बॉस कहती है कि अब तुम मान लो कि तुम भी मुझे लाइक करते हो। तो जीचिंग भी फिर फाइनली मान लेता है कि वो भी उसे लाइक करता है और फिर दोनों यहाँ पर साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिया जीचिंग से मिलने के लिए उसकी कंपनी में गई होती है और फिर दोनों साथ में डेट पर जाते हैं। तभी अचानक से जीचिंग को कॉल आती है कि उसके ग्रैंडपा की तबीयत खराब है। तो वो इस बारे में जिया को बताता है कि उसे कुछ अर्जेंट मैटर की डील करनी है और फिर वो तुरंत चला जाता है। तभी यहाँ पर जिया जब रास्ते में जा रही होती है तो जीचिंग का अंकल अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है उसे पकड़ने के लिए और फिर वो जिया को एक जगह पर कैद कर लेता है और उसे यहाँ पर जीचिंग के पास्ट के बारे में सब बता देता है कि वही उसका वो सीक्रेट फ्रेंड है जिसको वो अपनी फैमिली की तरह मानती है और उसने उससे बहुत बड़ा सच छुपाया हुआ है। वो उसके बचपन के बारे में उसे बता देता है कि उसने कितना कुछ सफर किया है अपने डैड की वजह से और इवन उसकी मॉम की जान भी उसके डैड की वजह से गई है और बचपन के ड्रामा को वो आज भी भूल नहीं पाया है जिसे वो तुमसे छुपाते आ रहा है। जीचिंग टाइम पर जिया को बचाने के लिए पहुंच जाता है और अपने अंकल से कह देता है कि अब वो बचेंगे नहीं क्योंकि उसके डैड को उन्होंने मारे और वो उसके ऊपर इल्जाम लगाना चाहते हैं। ये बात अब वो जान चुका है और एविडेंस पुलिस को दिखा चुका है और फिर पुलिस यहाँ पर उसके अंकल को अरेस्ट करके लेके जाते हैं। जिया फिर रोने लग जाती है और जीचिंग से कहती है कि तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, तुमने मुझे आखिर इस बारे में क्यों नहीं बताया। वो फिर उसका फोन मांगती है और उसके सारी मैसेजेस देखकर ये कंफर्म कर लेती है कि सच में वही उसका वो सीक्रेट फ्रेंड है जिसे बचपन में उसने बचाई थी। यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि यानी मैं जब भी तुम्हें मैसेज करती थी तो तुम्हें बहुत ही हंसी आती होगी ना मुझ पर कि मैं किस तरीके की हरकत करी थी। तो वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जीचिंग से पूछती है कि आखिर उसने उसे सच क्यों नहीं बताया और ये सब क्यों छुपा के रखा था।
कि उसने इतना कुछ फेस किया है। तो जीचिंग बताता है कि मैं डिसेबल हो गया था और मैं कोई काम का नहीं बचा था। मुझे लगा कि अपना इतना डिसअपॉइंटेड पास्ट अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम मुझे डिसलाइक करोगी। जिया फिर उससे बताती है कि तुम कान खोलकर सुन लो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारा सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं पसंद है, बल्कि मैं तुम्हारे पास्ट को भी एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, इसलिए तुम्हें तो मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं थी। फिर यहाँ पर जीजंग तो शॉक होता है और रोने लग जाता है और जल्दी से उसे हक करता है और फिर दोनों साथ अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे होते हैं और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते जा रहे होते हैं। तभी अचानक से यहाँ पर जिया को फिर कॉल आती है उसके मॉम डैड की कि वो यहाँ पर उसके घर पे उसे मिले हैं। तो फिर जिया जीजंग के साथ मिलकर बाहर आती है और अपने मॉम डैड को फाइनली बता देती है कि दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट लेकर शादी भी कर चुके हैं। तो उसके मॉम डैड तो शॉक हो जाते हैं, डैड तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जीचिंग जिया के डैड से कहता है कि वो जिया का हमेशा ख्याल रखने वाला है और वो कभी भी उसे अपसेट नहीं करने वाला है, बल्कि हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने वाला है। तो फिर डैड कह देते हैं कि अगर तुमने कभी मेरी बेटी को रुलाया ना तो फिर देख लेना। और फिर जिया के मॉम डैड फाइनली मान जाते हैं इन लोग के रिश्ते के लिए। फिर फाइनली स्नो का टाइम आ जाता है और जिया बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और फिर इन लोग के मैरिज एग्रीमेंट का लास्ट डे आ जाता है और जिया कहती है कि अब मैं डिक्लेयर करती हूँ कि हमारे बीच में अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वाला रिलेशन नहीं है। और वो उन सारे पेपर्स को फेंक देती है और यहाँ पर दोनों ही फिर किस करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।